प्रदेश के सबसे लोकप्रिय चैनल जी राजस्थान पर मैं आपके साथ हार्दिक दबे और आज राजस्थान को मिलने जा रहे हैं 14वें मुख्यमंत्री और पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नाम है भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा जो आते हैं सांगानेर से, सांगानेर के विधायक हैं और अल्बर्ट हॉल पर नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां अब लगभग अंतिम चरण में है। राज्यपाल कलराज मिश्र शपथ दिलवाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को। महज 19 मिनट का शपथ ग्रहण समारोह होगा। दोपहर 12 बजकर आप देखिए केवल 1 बजे से 1 मिनट पहले यानी 12:59 पर यह आयोजन शुरू होगा और 1:18 पर यह कार्यक्रम खत्म होगा, यानी कि 19 मिनट का समय, महज 19 मिनट का समय। इससे पहले आपको याद होगा मध्य प्रदेश में केवल 12 मिनट में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, क्योंकि यहां पर 2 उप मुख्यमंत्री हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेनी है, जबकि 1 मुख्यमंत्री हैं, तो 3 लोगों की शपथ में 19 मिनट का समय लगेगा। 12:59 यानी कि केवल 1 बजने से 1 मिनट पहले, और उसके बाद 1:18 तक शपथ ग्रहण समारोह। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। दोपहर 1:04 पर भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना शुरू करेंगे। दोपहर 1:08 से लेकर 1:11 के बीच में दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जैसा कोई पद संविधान में नहीं है। सीएम की शपथ के बाद दिया कुमारी कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगी, फिर दिया कुमारी के बाद प्रेमचंद बैरवा कैबिनेट मंत्री यानी कि डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। तो इस तरह का आयोजन पूरे कट टू कट 19 मिनट का ब्यौरा हमने आपके सामने रख दिया है। ये जी राजस्थान आपको बता रहा है कि कैसे शुभ मुहूर्त में एक मिनट का ख्याल रखा जाएगा। आप देखिए भजनलाल शर्मा इससे पहले आपको दिखाई दिए थे गोविंद देव जी मंदिर में, बीलवा के सरल बिहारी मंदिर में भी दर्शन करने के लिए वो जाने वाले हैं और फिर अपने फ्लैट बालाजी टावर जाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा। और सबसे पहले भजनलाल ने गोविंद देव जी मंदिर में पूजा की। हालांकि इससे पहले वो अपने अस्थायी आवास पर परिवार के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर चुके हैं। हमने आपको बताया था उनका जो अस्थायी अभी आवास है चंबल पावर हाउस, वहाँ के गेस्ट हाउस में उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया। इसी के साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी शपथ लेने से पहले मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन किए और अल्बर्ट हॉल के बाहर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। हमने आपको बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंच चुके हैं जयपुर। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत क्या कह रहे थे वो भी हमने आपको सुनाया, वो भी जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे। भजनलाल शर्मा ने शपथ लेने से पहले अपने आराध्य देव गोविंद देव जी के दर्शन करने के बाद वहां पर मौजूद सभी श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया और सांगानेर में गौशाला जाकर वो गौ सेवा भी करेंगे। ऐसा माना जाता है कि जितने भी 33 कोटि देवी देवताओं की चर्चा होती है तो वो 33 कोटि देवी देवता गौ माता के भीतर होते हैं। तो अगर आप एक गाय की सेवा करें तो आप सभी 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा के बराबर उसे माना जाता है। तो ऐसे में गौशाला जाकर गायों की सेवा करेंगे और इस गौशाला जाने वाले घटनाक्रम को आप अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं तो उसे आप राजनीति की दृष्टि से भी देख सकते हैं कि अब आने वाले भविष्य में सरकार गौ रक्षा पर कितना फोकस करने वाली है, क्योंकि गौ तस्करी एक ऐसा विषय है जो राजस्थान में हमेशा से चर्चा का और कई अपराधों के पीछे का कारण रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री बनने से पहले, शपथ लेने से पहले अपने विधानसभा क्षेत्र में अगर मुख्यमंत्री खुद गौशाला जाकर गौ सेवा करते दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है ये आप समझ लीजिए। कहां फोकस रहने वाला है मुख्यमंत्री का, कहां फोकस रहने वाला है राजस्थान की नई सरकार का, ये एक बड़ा संदेश गौशाला के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। सांगानेर की ये गौशाला है जहां पर इस वक्त भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सांगानेर विधानसभा में आने वाली इस गौशाला में आपको नजर आ रहे होंगे भजनलाल। इस गौशाला का नाम है पिंजरापोल गौशाला। ये पिंजरापोल गौशाला सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में आती है।
आप देखिए यहाँ पर उन्हें मिठाइयाँ खिलाने वालों का जो तांता है वो लगा हुआ है। इसी बीच गाय को लड्डू खिलाते हुए, चारा डालते हुए भजन लाल शर्मा। आप देखिए गौ सेवा की ये तस्वीरें न केवल स्पिरिचुअल हैं बल्कि पॉलिटिकल भी हैं। ये संदेश है बीजेपी की नई सरकार का, ये संदेश है राजस्थान की नई सरकार का, ये संदेश है नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का, ये संदेश है संघ के एक ऐसे स्वयंसेवक का जो पार्टी में जिला अध्यक्ष भी रहता है, प्रदेश महामंत्री भी रहता है और विधानसभा में आने से पहले ही मुख्यमंत्री बन जाता है और फिर इस पद पर बैठने से पहले, अपने पद की शपथ ग्रहण करने से पहले गौ सेवा करता है, गौ रक्षा का संदेश देता है। और इससे पहले उन्होंने अपने आराध्य देव गोविंद देव जी के दर्शन किए। मेरे सहयोगी विष्णु मेरे साथ लगातार जुड़े हुए थे और उन्होंने भी अभी बताया कि जैसे ही चुनाव जीतने की खबर आई, 3 दिसंबर की तारीख थी, 3 दिसंबर 2023, और जैसे ही पता लगा कि सांगानेर से बीजेपी जीत गई है, तो भजन लाल शर्मा अगले दिन अपने घर पर बैठकर मंदिर के सामने पूजा अर्चना करने लगे और उन्होंने कहा कि बहुत समय बाद मुझे अपने भगवान के लिए टाइम मिला है। अक्सर लोग परिवार के लिए टाइम निकालते हैं, समाज के लिए टाइम निकालते हैं, अपनों के लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन भगवान के लिए टाइम निकालने वाले अगर भजन लाल शर्मा हैं तो वो उनकी छवि को अलग बनाता है। मेरे सहयोगी विष्णु मेरे साथ जुड़ गए। विष्णु, अभी आप ही की बात दोहरा रहा था जो पिछली बार आपसे जुड़ा था और बातचीत हो रही थी कि लोग अपनों के लिए समय निकालते हैं, लेकिन भजन लाल शर्मा के तो अपने ही श्री कृष्ण हैं, गोविंद देव जी हैं, उनके आराध्य देव हैं और गोविंद देव जी के बाद अब वो पहुंचे हैं गौशाला। ऐसा माना जाता है कि एक गाय के भीतर 33 कोटि देवी देवता होते हैं, तो अगर आप गौ रक्षा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, तो सभी ईश्वर की, सभी भगवानों की सेवा एक साथ हो जाती है। बिल्कुल हार्दिक, ये सही है क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवता माने जाते हैं, तो गाय में इसीलिए यहाँ पर गौ सेवा का बड़ा महत्व है और यही आज जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, उनका जन्मदिन भी है। ऐसे में वो गौशाला पहुँचे हैं और गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर और चारा खिलाकर ये अपने जन्मदिन की जो मना रहे हैं, वो भी एक बड़ी बात है क्योंकि आने वाले जो दिन है, जो सरकार है 5 साल चलनी है, उसमें संकेत भी है कि किस तरह से गो भक्ति उनके रोम रोम में बसी दिखाई दे सकते हैं क्योंकि गायों के लिए बहुत कुछ होना है। लगातार इस मसले को उठाते भी रहे हैं और ये विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो या अन्य लोग हो, वो इस मामले को लगातार उठाते रहे। तो ऐसे में ये झलक अभी से दिखाई दे जाएगी कि आगामी जो सरकार है उसमें गायों के लिए कितना काम होना है, कितना विकास होना है, क्योंकि लगातार बात गायों की जा सकती है लेकिन गौ माता की बात यहाँ कह सकती है। चुनाव में वोट भी लिए जाते हैं, लगातार कांग्रेस आरोप लगाती रही है, लेकिन अब असली जो परीक्षा है वो आगे दिखाई देगी। आज शुरुआत है सरकार की, उनके जन्मदिन की भी शुरुआत है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आगे क्या किस तरह की रूपरेखा लेने वाली है। वहीं दूसरी ओर धार्मिक प्रवृत्ति की बात की तो लगातार वो जुड़े हुए रहते हैं। हर महीने गोवर्धन जी जाते हैं। ये आज अभी इस मुख्यमंत्री घोषणा होने के बाद भी उनको जाना था, लेकिन प्रोटोकॉल की समस्या के साथ ही वो थी। आप देख सकते हैं सीधे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है ओंकार सिंह लखावत, पूर्व सांसद है, यहाँ चुनाव से जुड़े हुए हैं और पूर्व सांसद भी है, उनसे बात करते हैं। लखावत साहब, लगातार भजन लाल जी कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बने और उनका धार्मिक स्वभाव के भी है, लगातार आज भी कई मंदिरों में गए, गौशाला गए, क्या लगता है? ये कुल मिला के संस्कार है, भारतीय संस्कारों से आप्लावित है, एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता है। उन्होंने अपना अधिकांश समय पार्टी के संगठन में लगाया, पार्टी को गढ़ने में लगाया, बढ़ने में लगाया, आगे बढ़ने में लगाया है। निश्चित रूप से एक अच्छे कार्यकर्ता का चयन हुआ है और राज्य की जनता की सेवा करेंगे और उनकी जो परीक्षा है उसके बिल्कुल खरे उतरेंगे उसमें। बिल्कुल, क्या लगता है कि कार्यकर्ता से आगे बढ़ा है, राजनीतिज्ञ नहीं रहे वो, लेकिन एक संगठन के नाते आपके यहाँ भी काम लगातार बीजेपी संगठन में काम करते रहे, तो कितना आसान होगा या चुनौतियाँ मिलने वाली? मेरे को समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की ट्रेनिंग अलग होती है, राजनीति की अलग होती है, राज की अलग होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब राजस्थान की जनता, उसकी आकांक्षा, उसका विकास, राजस्थान की आवश्यकताएं भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जानता है और इसलिए उस पर वो खरे उतरेंगे। बिल्कुल, अरुण सिंह है प्रदेश प्रभारी, उनसे बात करते हैं, एक बार वो भी कहेंगे। नई सरकार ने यहाँ पर क्या कहना है? देखिए, भजन लाल शर्मा जी बहुत ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और प्रदेश में सबसे अधिक कार्यकर्ताओं की
अगर उनके बारे में जानकारी, उनसे संबंध भजन लाल शर्मा जी का ही है। नए मुख्यमंत्री आज माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी शपथ समारोह में आ रहे हैं और आज भजन लाल शर्मा जी का और दोनों डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी और दिया कुमारी जी का शपथ होगा। क्या लगता है कि नए हैं, नए बहुत दायित्व, तो बढ़िया, किस तरह से काम, बहुत संगठन अच्छा। आप चुनौती, कोई देखिए, चुनौतियां रहने वाली है? कोई चुनौती नहीं। बिल्कुल, ये थे प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, जिन्होंने कहा कि कोई चुनौती नहीं रहने वाली, क्योंकि लगातार संगठन से जुड़ा हुआ आदमी मुख्यमंत्री बना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम विष्णु, बीजेपी आप के जो नेता, कह रहे हैं कार्यकर्ता संगठन इस से बात जुड़ा को हुआ मान रहे व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री कि बना यहाँ है। पर जब बात आ जो रही थी काम कि है, चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे सीएम के लिए, तो एक गलत धारणा बन गई थी कि बीजेपी इस बार डमी मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, कुछ डमी चेहरों को मौका देगी, क्योंकि चौंकाने वाले नाम तो डमी ही हो सकते हैं। लेकिन ये भजनलाल शर्मा के केस में फिट नहीं बैठता। संघ के संगठन से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता, जमीनी स्तर की राजनीति समझने वाला एक कार्यकर्ता, अध्यात्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री बनता है तो वो इशारों पर चलने वाला कभी नहीं हो सकता। वो प्रशासनिक सेवाओं के बारे में भी जानता है, वो प्रशासन को चलाना भी जानता है, वो लोगों का दिल जीतना भी जानता है। अब बिल्कुल हार्दिक, यही बात अभी जो ओंकार सिंह लखावत और जो प्रदेश प्रभारी है अरुण सिंह, उन्होंने कही है। हाँ। क्योंकि संगठन का जब काम करता है तो उसको पूरे राजस्थान की जानकारी होती है, पूरे राजस्थान के प्रत्येक कार्यकर्ता को जानता है, मिजाज जानता है कि किस जो इलाका है, कौन सा क्षेत्र है, उसका क्या मिजाज है, वहाँ क्या समस्याएं हैं। क्योंकि लगातार भजन लाल शर्मा भी अगर संगठन में रहे, 10 साल से ज़्यादा अनुभव उनको संगठन का है, जो प्रदेश महामंत्री का दायित्व उन्होंने संभाला था। तो ऐसे में कई जिलों के वो प्रभारी रहे हैं, भरतपुर के रहने वाले हैं, खुद भरतपुर संभाग के, और उधर बात की जाए जोधपुर संभाग, वहाँ प्रभारी रहे हुए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सही है कि वो संगठन से जुड़ा हुआ है, तो कुशल संगठन करता होता है, प्रत्येक कार्यकर्ता को जानते हैं, प्रत्येक क्षेत्र की समस्या को जानते हैं। तो ये जरूरी है कि वो अच्छी तरह संगठन शासन चला सकता है। बात रही डमी मुख्यमंत्री की, तो डमी मुख्यमंत्री केवल इशारों से काम करने वाला नहीं होता, वो समझ के काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हर चीज को सोच समझ के आगे चलता है। क्योंकि संगठन को बढ़ाना होता था, तो अब सरकार को किस तरह बढ़े, राजस्थान में किस तरह का विकास हो, ये अब उनकी जिम्मेदारी है। विष्णु, दशकों के बाद राजस्थान में संघ का चेहरा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। क्या आपको लगता है कि अब संघ का दखल, या सही शब्द का इस्तेमाल करूं, संघ का प्रभाव बढ़ेगा राजस्थान में? हार्दिक, इसमें संघ अपने अलग से काम करता है, गैर राजनीतिक रूप से। सरकार भले रही हो नहीं रही हो, लेकिन वो लगातार यहाँ पर जमीनी स्तर पर कार्य करता रहता है। ये जरूर है कि संघ बेहतर सरकार बने, इसके लिए काम करता है, बेहतर माहौल बने, राजस्थान का विकास हो, इसके लिए काम करता है, और उनका ध्येय भी यही है। कई बार वो अपने कार्यकर्ताओं को उसी संगठन के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन संघ का दखल नहीं कह सकते या संघ का प्रभाव नहीं कह सकते कि बढ़ेगा, क्योंकि संघ अपने स्टाइल से काम करता रहता है। हालांकि जो राष्ट्र को, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जितनी तमाम नीतियां हैं, तमाम जो एक्टिविटी है, वो काम करने के लिए सुझाव जरूर ले सकते हैं, लेकिन दखल इसमें नहीं माना जा सकता, क्योंकि संगठन जो आरएसएस है वो गैर राजनीतिक रूप से संगठन और सांस्कृतिक संगठन है। तो ऐसे में वो इस बारे में दखल की बात नहीं कही जा सकती। लेकिन विष्णु, जब पॉलिटिकल पार्टीज का नाम आता है तो गुटबाजी अपने आप आ जाती है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, गुटबाजी होती है। लेकिन अगर भजनलाल शर्मा जैसे व्यक्ति को संगठन का या संघ का सपोर्ट रहता है, तो आपको नहीं लगता कि इससे गुटबाजी जैसी चीज न होने के चांसेस ज्यादा होंगे? इस वाली सरकार में गुटबाजी हमें देखने को न मिले। बिल्कुल हार्दिक, क्योंकि बीजेपी में लगातार जब से नई सरकार का गठन हुआ है, उससे पहले से लगातार जब चुनाव प्रचार था या चुनाव प्रभाव था, विभिन्न कार्यक्रम थे, विपक्ष में थे, तब भी लगातार गुटबाजी की बातें चलती आ रही थी। लेकिन जब यहाँ चयन हुआ भजनलाल शर्मा का, सहमति भले ही संघ की थी, लेकिन तमाम चयन के बाद जब राजनाथ सिंह ने भी पूछा था कि क्या और कोई चेहरा, तब कोई जो एमएलए है वो नहीं बोला, यानी सबकी सहमति है, क्योंकि संगठन के आदमी रहे हुए। तो ऐसे संगठन में तमाम जो गुट हैं उनके साथ सामंजस्य बनाते हुए भजनलाल शर्मा ने काम किया है, तो किसी गुट विशेष की उनके पर प्रभाव नहीं था। तो ऐसे में अब ये देखने की, क्योंकि लगातार जब किसी गुट विशेष से प्रभाव नहीं रहा, तो ऐसे में गुटबाजी नहीं हो सकती, संभावनाएं कम है। और दूसरी बार जो मैसेज भी जो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से दे दिया गया है कि अब राजस्थान में सब विकास के लिए जुटेंगे, कोई गुटबाजी या कोई जो है अलगाव है वो दिखाई नहीं देगा।
तमाम बातों को लेकर यहाँ ये बातें कही जा रही है। तो ऐसे में अब संभावना कम दिखाई दे रही है। हालांकि मंत्रिमंडल का चयन होना है वो एक चुनौती रहेगी, किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, कहाँ कितना रहेगा, क्योंकि जब टिकट वितरण आया था तब भी आया था किस गुट से कितने को टिकट मिले। लेकिन मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जीत की संभावनाओं के आधार पर टिकट दिए गए। तो ऐसे में अब मंत्रिमंडल का चयन भी उसी आधार पर किया जाएगा। तमाम जो सोशल इंजीनियरिंग है, उसके अलावा यहाँ पर युवा चेहरे हैं, विष्णु, अनुभव आपने है, एक शब्द तमाम का बातों को इस्तेमाल ध्यान किया, में रखते सोशल हुए इंजीनियरिंग। ये और आगे सोशल बढ़ना है। अब इंजीनियरिंग वो की चुनौतियां ट्रेनिंग जो अगर किसी राजस्थान से में लेनी है तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए, इनसे बेहतर जातिगत समीकरण कोई नहीं साध सकता। लेकिन एक तरफ चर्चा ये भी हो रही है कि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र खुद ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। तो ब्राह्मणों को नेतृत्व देना और ब्राह्मण समुदाय का इतना वर्चस्व होना, क्या आपको लगता है कि अब सोशल इंजीनियरिंग के चलते कुछ और पदों में बदलाव होंगे? क्या जातिगत समीकरण थोड़े बदलेंगे और वर्गों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा? ऐसा कुछ हो सकता है भविष्य में? बिल्कुल, चूंकि मैंने बताया जैसा कि रही बात आप प्रशासनिक अधिकारियों के पद की बात, वो पिछली सरकार में थे। अगर मान लो सीएस किया जाए, उषा शर्मा पिछली सरकार में यहाँ पर उनको दायित्व दिया गया था। डीजी हैं उमेश मिश्रा, उनको पिछली सरकार में दिया गया था। कलराज मिश्र संवैधानिक पद है तो वो उसमें नहीं आता। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा सोशल इंजीनियरिंग के तहत किया गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अलग अलग चेहरे थे, आदिवासी और ओबीसी के, और राजस्थान में सामान्य जनरल चेहरा देना था और उसमें ब्राह्मण का चेहरा दिया गया। अब रही बात प्रदेश अध्यक्ष की, तो संभावना है कि आगे जो मंत्रिमंडल होगा उसमें इस पूरे सोशल इंजीनियरिंग को बनाया जाए। जो 2 डिप्टी सीएम बनाया है उसमें राजपूत और दलित समुदाय का चेहरा वो सामने लाया गया है। तो कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग की जो बात है वो बीजेपी में ज़्यादा तय रहती है, क्योंकि बीजेपी उसी हिसाब से काम करती है लगातार। जैसा मैंने बताया कि संघ सामने नहीं आता, लेकिन वो पूरे बातों पर ध्यान रखते हैं कि किस तरह से ये जो सामंजस्य बना रहे। तमाम जो वर्ग हैं वो रह गए हैं, तो उनको मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, समान अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसके अलावा जो अब कई जो राजनीतिक नियुक्तियां आनी है, उनमें नियुक्तियों में भी उनको समावेश किया जाएगा। ये तमाम बातें जो बड़े संगठन के पद हैं या जो अब आने वाले, क्योंकि घोषणाएं जो बदलेंगे, सीएस बदलने की होगी, यहाँ पर जो डीजीपी है उनको बदलाव किया जाए, जिस चर्चाएं चल रही है, कमिश्नर है उनको बदलाव करनी चाहिए। तो ये सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला वहाँ फिट किया जा सकेगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल में प्रमुख पद है कई, तो उनमें जो मंत्रालय है, विभाग है, वो उस हिसाब से दिए जाएंगे। तो सोशल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं पूरी की जाएगी। टिकटों से लेकर तमाम बातों में सोशल इंजीनियरिंग का पालन यहाँ पर किया जाता है। पार्टी, राजनीतिक दल कोई भी हो, पूरा जोड़ गुणा बाकी भाग वो देख के फिर आगे तय करता है। आने वाले 2024 के चुनाव है, तो ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में भी इस बात का ध्यान रखेगी। और यही कारण है संभवतः कि अब इस समय केवल एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे, बाकी मंत्रिमंडल का चयन उसी आधार पर किया जाएगा और उसमें देरी लगेगी। और अभी मलमास भी शुरू हो जाएगा कल से। तो ऐसे में अब कुछ समय बाद ये मंत्रिमंडल का आएगा। तो ये तमाम सोशल बातों का ध्यान इंजीनियरिंग रखा के बारे में तो बताया, लेकिन आपसे ज्योग्राफिकल इंजीनियरिंग के बारे में भी मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने जातिगत समीकरण के बारे में तो बता दिया कि कैसे साधा जाएगा, लेकिन इलाकेवार हाड़ौती को क्या मिलेगा, मारवाड़ को क्या मिलेगा, मेवाड़ को क्या मिलेगा, कहाँ से कितना प्रतिनिधित्व आएगा, इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। आपके पास लौट कर आऊं इससे पहले मैं अपने सहयोगी भरत का रुख कर लेता हूं। भरत, आप इस वक्त जहां मौजूद हैं, आसपास की तस्वीरें दिखाइए और आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, अभी हम पहुंचे हैं बीलवा के सरल बिहारी मंदिर, जहां पे अभी कुछ देर बाद में सीएम भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंच रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन पर अपने विधानसभा क्षेत्र के ही ये सरल बिहारी मंदिर पहुंचे। सांगनेर जो पिंजरापुर गौशाला है वहां पर पहुंचे थे, गायों को चारा खिलाया है और उसके बाद में अब ये बिलवा कुछ देर बाद में यहाँ पर इंतजार हो रहा है। वहां पर स्वागत यहाँ पर सरल बिहारी मंदिर में मंदिर प्रशासन की ओर से किया जाएगा। यहाँ पर भागवत कथा भी चल रही है, उसमें भी शामिल होने का कार्यक्रम उनका है और इसके साथ ही मंदिर में वो यहाँ पर दर्शन करेंगे। तो तमाम लोग आप तस्वीरों में देखेंगे जो यहाँ पर मौजूद के लिए वो इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे उनका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। तो तमाम लोग यहाँ पर आप देखेंगे तो ये उनका भव्य तरीके से स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं आपके यहाँ पर? हाँ जी, आज उनका जन्मदिन भी है और वो मंदिर में आ रहे हैं। बहुत खुशी की, बहुत गर्व की बात है
कि वो हमारे सामने आ रहे हैं। तो सारी तैयारियां स्वागत की। बिल्कुल सारी तैयारी है स्वागत की, और हमें बहुत खुशी है कि वो भरतपुर से और हम लोग भी भरतपुर की बेटियां हैं। तो इसलिए ये कार्यक्रम रखा है। वो गुरुजी से मिलने आ रहे हैं और मंदिर के दर्शन करने आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सीएम साहब के बर्थडे पे हम उनका स्वागत कर रहे हैं। कथा में भी शामिल होंगे? हाँ जी, कथा में भी शामिल होंगे वो, और गुरुजी से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। और हमारा तो बहुत अहोभाग्य है कि हमें उनसे अब मिलने का मौका मिलेगा और हम उनका स्वागत क्या करेंगे। कार्यक्रम है यहाँ पे उनका? यहाँ पे उनका कार्यक्रम गुरुजी से मिलेंगे। हमारी दीदी सरला दीदी हैं जो उन्होंने इस भागवत को करवा रही हैं, उनसे वो मिलेंगे और उन अपना आशीर्वाद देंगे, और आशीर्वाद गुरुजी से लेकर फिर वो शपथ लेने जाएंगे। कैसा लग रहा है सीएम साहब जब पहुंच रहे हैं मंदिर में? आप बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। जो राधा सरल बिहारी मंदिर पे हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय श्री भजनलाल जी आ रहे हैं, हम सब लोगों को बहुत ही खुशी हो रही है। तो ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज उनका जन्मदिन भी है और राधा सरल बिहारी जी की उन पर कृपा है, वो मुख्यमंत्री जी बने। मृदुल शास्त्री जी का आशीर्वाद है उनके ऊपर, उनका आशीर्वाद लेने के लिए वो आ रहे हैं और हम सब लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। पुष्प वर्षा करेंगे और उनका हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, और वो शपथ से पहले तो आप देखेंगे यहाँ मंदिर में आ रहे हैं। तस्वीरों में देखेंगे मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सरल बिहारी मंदिर में है। अब ये उनका जो वाहन है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो आज यहाँ पर जो सरल बिहारी मंदिर है, यहाँ पर मृदुल शास्त्री जो हैं उनसे आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि अभी जो महिलाएं हैं उनका स्वागत के लिए यहाँ पर तैयार। आज उनके जन्मदिन पर सारी तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर आएंगे, पुष्प वर्षा करेंगे, तिलक लगाएंगे और उनका भव्य तरीके से स्वागत सरल बिहारी मंदिर में यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप काफिला देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला ये पहुंच चुका है सरल बिहारी मंदिर, और ये पहुंचे हैं, पत्नी भी उनके साथ में मौजूद है। और पहुंचने पर सरल बिहारी मंदिर में अब उनका गुलदस्ता भेंट करके यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं वो स्वागत कर रहे हैं। अभी जो मंदिर कमेटी और यहाँ के शास्त्री हैं उनका भी वो आशीर्वाद यहाँ पर लेंगे। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये सरल बिहारी मंदिर है, जहाँ पर पहुँचने पर उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं सरल बिहारी मंदिर में, जहाँ पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। लोग उन्हें दुपट्टा उड़ा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप देखेंगे सरल बिहारी मंदिर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भरत, हमने अभी तस्वीरें देखी थी कि कैसे महिलाएं उत्साहित हुई और हैप्पी बर्थडे टू यू अचानक से सॉन्ग गाने लगी, और वहां पर मौजूद कुछ पुरुष थे जो कि संस्कृत में श्लोक गा रहे थे और उन्हें बधाई दे रहे थे। मैं रुक करना चाहूंगा भरत आपका, फिर से तस्वीरें दिखाते रहिए। देखिए जब उनका जन्मदिन है तो जन्मदिन पर उनके लिए उस जन्मदिन पर उन्हें खास तोहफा मिला है, और तमाम जो लोग हैं वो उनके जन्मदिन पर उन्हें बधाइयां भी दे रहे हैं, और इसके साथ ही जो नए सीएम पद के आज जब शपथ ले रहे हैं उसकी भी बधाइयां उनको दे रहे हैं। अभी वो सरल बिहारी मंदिर पहुंचे हैं, यहाँ पर मृदुल शास्त्री का वो आशीर्वाद यहाँ पर ले रहे हैं। तो ये महिलाएं हैं, उन्हें गीत गाकर यहाँ पर बधाई भी दे रही है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे जो जिन महिलाओं ने अभी गीत गाया। आपने तो गीत गाए उनके लिए। हाँ, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मुख्यमंत्री, हैप्पी बर्थडे लाल शर्मा। आज उनके जन्मदिन पे भरतपुर में एसपीएम मंडल से
तो ये तमाम जो लोग हैं उन्हें बधाई दे रहे हैं। कहाँ से? ठीक है भरत, आपके पास लौट कर आएंगे। महिलाओं का उत्साह देखने को मिल रहा है और जिस तरह से उन्होंने गाना गाकर हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा करके मुख्यमंत्री को विश किया है, मुझे लगता है उनकी शुभकामनाएं जरूर पहुंची होंगी सीएम तक। और विष्णु मेरे साथ लगातार जुड़े हुए। विष्णु और भरत, आप मेरे साथ बने